मुझे राइटेस्ट होने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई मान के चल रहा है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई गलत मान के चल रहा है, सही। इन्हीं दिनों आपने एक बड़े यूट्यूबर के खिलाफ न कहें तो उनको ठीक करते हुए आपने एक वीडियो बनाया। ध्रुव राठी, आप सिर्फ मोदी को उल्टा सीधा बोलो, आप फेमस हो जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आप सिर्फ बोलो, बोल के देखो। आप जो वीडियोस के लिए रिसर्च करते हैं अपनी वीडियोस के लिए, क्या तरीका अपनाते हैं? यही तो दिक्कत है ना ध्रुव राठी की भी। उसने जैसे मेरे पास, मैंने उस पर स्टार्टिंग की जब क्लिप बनाई थी ना, तो उसने मेरे को ऐसा क्रिटिसाइज करते हुए बोला था, मैंने ये बोला था कि जब तू मुस्लिम एरिया में नहीं रहता तो तू कमेंट करने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाता है। और ये मैं आज भी उस पॉइंट के लिए खड़ा होता हूँ। और इसीलिए मेरे को ध्रुव राठी से उस टाइम इरिटेशन सी हो गई, बहुत गंदी वाली इरिटेशन। आप उसको सुनना पसंद करते हैं? नहीं, जैसे चलो पॉलिटिकल मान लीजिए आप। पॉलिटिकल तो यार नीतीश राजपूत एज ऑफ नाउ। तो वो जो टाइम आया वो बहुत ज़्यादा था। मैं आप खुद असमित रह गया कि मैं इतना टाइम स्क्रीन पे जाया कर रहा हूँ। कितना आया था मैं बताऊँगा नहीं। नमस्कार, मैं कुमार श्याम, द कुमार श्याम शो के नए संस्करण में आपका स्वागत है। और आज हमारे जो मेहमान हैं वो काफ़ी ख़ास हैं। पॉलिटिकल फील्ड से उतने ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, लेकिन इन दिनों उनकी राय काफ़ी मशहूर है, काफ़ी उनको देखा जाता है, सुना जाता है। हमारे साथ हैं ऋषभ विधूड़ी। स्वागत है भाई आपका, आपने वक्त दिया। कैसे हैं? बढ़िया, आप बताइए। तो यही कि हमारी जो ऑडियंस है वो आपसे पहली बार मुखातिब हो रही है, हालांकि आपको देखती ही है। आप कौन हैं, क्या करते थे, आपका बैकग्राउंड क्या है? मैं एक्चुअल में तो वैसे केमिकल इंजीनियर हूँ और NIT से पढ़ा हुआ हूँ, NIT जालंधर। उसके बाद मैंने फिर वहाँ से इंजीनियरिंग को ड्रॉप कर दिया था, क्योंकि मेरे को उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, पहले से ही नहीं था। फिर मैंने न्यूट्रिशन का कुछ काम किया, न्यूट्रिशन के सर्टिफिकेट्स लिए, US बेस्ड, मॉडर्न साइंस की पढ़ाई करी। फिर मैंने आयुर्वेदा की पढ़ाई करी, और आयुर्वेदा की पढ़ाई वो सारा कॉम्बिनेशन करके अपना बिजनेस भी सेटअप किया था। उसी से ही फाइनेंशियली स्टेबल अपने आप को करा था। फिर जब काफ़ी टाइम उसमें गुजर गया और मेरे को लगा कि सोशल मीडिया में मेरा काफ़ी अच्छा होल्ड है और मैं समझता हूँ सोशल मीडिया को, फिर मैंने यूट्यूब का रुख करा अपना। और उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी थी कि राइट विंग की कंटेंट जो है वो इतनी ज़्यादा ऊपर क्यों नहीं है, उसका भी मैं चलो आपको आगे आंसर दूंगा, आप पूछना। तो वो चीज़ ने मेरे को मोटिवेट करा कि मैं कुछ है बातें जो जनता में नहीं बोली जा रही। इनफैक्ट मेजर क्राउड ऐसी है जो बोलना चाह रही है पर उनके पास है नहीं, वो बोलने के लिए कोई माध्यम नहीं है, लोग भी नहीं है जो बोलते हों। लेफ्ट के इकोसिस्टम में बहुत सारे हैं ऐसे। तो वो, लेकिन आपने शुरुआत में किसी व्यक्ति को वीडियो बनाते हुए देखा होगा, किसी से प्रेरणा आपने हासिल की होगी, और जब आप पहली बार यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे जब आपने बनाना शुरू किया तो जो फेस किया आपने, कोई जो चुनौतियाँ? मेरे ही खुद का एक कॉलेज मेट था जिसकी वजह से मैंने स्टार्ट किया था। उसने फिटनेस के कंटेंट बनाना स्टार्ट किया था, आकाश यदुवंशी नाम था उसका। उससे ही मोटिवेशन मैंने लिया था और वहाँ से मैंने शुरू किया था फिर ये सारा काम करना। बाकी खैर इसमें भी बहुत कुछ है अंदर, अगर देखोगे ना खंगाल के तो बहुत कुछ मिलेगा। कि मैं एक्चुअल में प्रोफेशनली क्रिकेट खेलता था और मेरे को ये था कि मैं कॉलेज छोड़ूंगा और प्रोफेशनली क्रिकेट खेलना है तो कुछ पैसे तो जेब में चाहिए। तो उसके लिए मैंने मेनली ये स्टार्ट किया था कि भाई सोशल मीडिया पे मैं, अब थोड़ी इंग्लिश पे होल्ड अच्छा है, टेक्निकली थोड़ा सा पता है, बैकग्राउंड IIT JEE का था, तो कर लूंगा मैं मैनेज। मेरे को तो 10-15-20 हज़ार रुपये मिल जाएंगे, घर से पैसे नहीं लेने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि घर से मेरे कोई दिक्कत है या फिर मैं फाइनेंशियली ठीक नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन मेरे को अपने ऊपर था कि यार मैं घर से पैसे नहीं लूंगा तो जवाब भी नहीं देना पड़ेगा कि क्या कर रहा है। वो सीन था। तो मोटिवेशन उस एक बंदे से आया था मेनली। लेकिन इन दिनों आपकी एक छवि जो बन रही है सोशल मीडिया पे, आप फिटनेस से संबंधित जो विषय पर आपने वीडियो बनाई वो अलग बात है। आपको राइट लेनी, तो मैं खुद भी फिट नहीं हूँ नहीं, आप बहुत अच्छे फिट दिख रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पे भी जो दर्शक है वो भी दो खेमों में बटा हुआ है, एक लेफ्टिस्ट ऑडियंस है, एक राइटिस्ट ऑडियंस है। आपको इन दिनों राइटिस्ट मान के लोग चल रहे हैं। मैं कितना गलत हूँ कितना सही हूँ वो अलग बात है, लेकिन आप इस बात को महसूस करते होंगे। अपने आप को कहाँ पाते हैं? मुझे राइटिस्ट होने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई मान के चल रहा है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई गलत मान के चल रहा है, सही। अगर उसे लगता है कि मैं हूँ तो फिर मैं उसमें भी, मेरे को गिल्ट नहीं है उस चीज़ का। पर टू बी ट्रू, अगर मैं सही बताऊँ तो जो इंसान ढंग से चीज़ों को पढ़ लेता है,
और उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेता है कि वो कहाँ से उन वर्ड्स का जन्म हुआ है लेफ्ट राइट का, तो आपको पता चल जाता है कि ना आप लेफ्ट हो ना राइट हो। इनफैक्ट अगर कोई भी बंदा, आप भी हो, अगर आप भी कहोगे ना कि मैं इस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से हूँ, तो आप भी शायद ना हो उस आइडियोलॉजी से, क्योंकि मैं अब राइट विंग की डेफिनेशन क्या है, उस डेफिनेशन को समझाने में ही मेरे को लगता है कि इतनी डिबेट हो जाएगी कि आप राइट विंग क्या है वो ही डिसाइड नहीं कर पाओगे, और लेफ्ट विंग क्या है वो डिसाइड नहीं कर पाओगे। इंडिया में जो ये डेफिनेशन है ना लेफ्ट की और राइट की, ये एग्जैक्टली परफेक्ट बैठती नहीं है, क्योंकि ये इनका जन्म यहाँ से नहीं हुआ। यहाँ पे आप एक राइट विंग का एक्सट्रीम बंदा उठा के लाओगे और आपको दिखेगा कि वो जो नॉर्मल लाइफ शेड्यूल फॉलो कर रहा है, दिनचर्या फॉलो कर रहा है, उसमें उसकी राइट आइडियोलॉजी का रिफ्लेक्शन है ही नहीं, फॉलो वो सारी लेफ्ट आइडियोलॉजी कर रहा है। तो यहाँ डेफिनेशंस बहुत मिक्स्ड है। और मैं अपने आप को बोलूँ तो मैं लेफ्ट तो नहीं होना चाहूँगा बिल्कुल भी, और इसलिए नहीं होना चाहूँगा क्योंकि हमारे यहाँ डेफिनेशन ही लेफ्ट की गलत फॉलो करी जाती है। बीइंग अ लिबरल, आप उसके एग्जैक्ट डेफिनेशन देखोगे ना, और उन्हें फॉलो करने वाले जो बोलते हैं कि मैं लेफ्ट आइडियोलॉजी का हूँ या मैं इसको सही मानता हूँ, उसमें भी एक सटीक डिफरेंस मिल जाएगा आपको। तो मेरा ये है कि मैं उस लेफ्ट का नहीं हो सकता जो फिलहाल अपने आप को लोग लेफ्ट समझते हैं। मैं थोड़ा सूडो लिबरल्स उनको बोल देता हूँ, वो मैं उसका तो नहीं हूँ। अब आप राइट विंग का बोलना चाहते तो बोल सकते हो, नहीं बोलना चाहते तो नहीं। लेकिन इन दिनों जो लेफ्ट लॉबी है जिसको कहा जाता है, और वामी इस्लामी गठबंधन अगर हम ठीक तरह से उसको कहें, आपको लगता है, क्योंकि इन दिनों जो मूवीज बन रही है एक ही विषय को लेकर तमाम मूवीज आ रही हैं, आपको लगता है कि ये जो एक विचारधारा है जिसको आप लेफ्टिस्ट कहते हैं, देश के लिए उतनी ठीक नहीं है? आप इस बात पर विश्वास करते हैं? ठीक नहीं है, ये किसी के लिए भी ठीक नहीं है, पूरे दुनिया के लिए ठीक नहीं है। लेकिन जो ये प्रोपेगेंडा है जो यूट्यूबर बोल रहे हैं, आप मेरे को बताओ, आप अच्छे खासी बहुत अच्छी लैंग्वेज में हिंदी बोल रहे हो, है ना, बहुत ही प्यारा लग रहा है, लेकिन आपने भी जीन्स सूट वगैरह डाला हुआ है, क्यों डाला हुआ है? इसमें मैं आपकी गलती नहीं मानूंगा। इसमें दिक्कत यह है कि जब तक हमारे खुद का दिमाग डेवलप होता है, या मेरा खुद का दिमाग डेवलप हुआ, तब तक तो मैंने जीन्स पहनना आदत बना ली थी। अब अगर मैं कुर्ते पजामे पहनने लग गया तो सारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ही मैं हो जाऊंगा। जैसे अगर मैं मान लो किसी भीड़ में गया हूँ, किसी कार्यक्रम में, और मैं वहां कुर्ते पजामे धोती कुर्ता पहने गया हूँ, तो सारे मेरे को ही देख रहे हैं। अब मेरा उस भीड़ में जाने का काम चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं इस बात को अपने दिमाग से कैसे निकाल पाऊंगा कि भाई लोग मेरे को ही देख रहे हैं। तो आपको क्या करना होता है कि आपको अटेंशन ना लेते हुए अपने काम को सही से करने के लिए करना पड़ता है। समझ रहे हो? मैं भी अभी कुर्ता पजामा बैठ जाऊं, लेकिन अगर लोगों का फोकस सिर्फ मेरे कुर्ते पजामे पे ही है, तो फिर मेरी बातों का क्या? इसलिए उन चीजों को अवॉइड करने के लिए हमें चलना पड़ता है उससे, लेकिन उसको ना रोका जाए ये भी ध्यान देना पड़ेगा ना। क्यों पहननी है हमें जीन्स? हम पहनने में कोई दिक्कत नहीं है, पहनो आप, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, डेफिनेशन हमारे यहाँ सही फॉलो नहीं करी जाती। बीइंग अ लिबरल, अगर आप पहन रहे हो, मेरे को कभी एतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन हम सभी पहनना शुरू कर चुके हैं, इतना ज्यादा पहनना शुरू कर चुके हैं कि अब हमारी शादियों तक में भी कुर्ते पजामे नहीं है, सिर्फ दूल्हे के अलावा किसी के पास नहीं है। तो ये कहाँ से कहाँ आ गए हम? किसी को तो अपोज करना पड़ेगा ना। तो उस मेरे को वो है कि मैं ये मानता हूँ कि आपको कल्चर प्रिजर्व करना पड़ेगा, वरना सारे मोनोटोनस हो जाओगे, सारे ही जैसे हो जाओगे, क्या मिलेगा उससे? और सोशल मीडिया पे जो मेरा अगला सवाल था वो ये कि आपके जो वीडियोस देखते हैं उसमें आप प्रोपेगेंडा को तोड़ने की, उसमें सेंधमारी करने की कोशिश करते हैं, यानी कम से कम लोगों तक सही सूचना पहुंचे। इन्हीं दिनों आपने एक बड़े यूट्यूबर के खिलाफ न कहें तो उनको ठीक करते हुए आपने एक वीडियो बनाया। ध्रुव राठी? हाँ, ध्रुव राठी। नहीं, बिल्कुल आगे मैं नाम ही लूंगा, कोई इशू नहीं है। एक स्वस्थ संवाद में ये बात ठीक है कि आपने उनको करेक्ट किया कि आप यहाँ गलत बोल रहे हैं। ठीक है, आप समझते हैं, मैं समझता हूँ कि ध्रुव राठी हों चाहे कुमार शाम ही क्यों ना हो, वो अगर गलत बोल रहा है तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ ये गलती कर रहा है। एक दर्शक के नाते जो गांव देहात में बैठा है, बड़ी ऑडियंस शहरों में भी है, उसको उतना वक्त नहीं है जितना गांव वालों को है। वो ध्रुव राठी को एज ए टीचर, एज ए प्रोफेसर फॉलो करता है कि इन्होंने जो क्वांटम फिजिक्स की थ्योरी दे दी वो एकदम अंतिम लकीर है। ऋषभ, किस तरह से इस, अगर प्रोपेगेंडा है तो क्या राय देंगे उन दर्शक वर्ग को कि आप इसको इस तरह से पहचान सकते हैं? आपकी कोई ट्रिक्स है जो आपने फॉलो की उसको भांपने में? पहली चीज तो
ये शायद मेरे लिए ही अच्छी बात नहीं होगी बोलना, वैसे तो काउंटर मेरे लिए ही हो जाएगा। अगर आपने लिटरली कुछ सीखना है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं एक अप्रोच बताता हूँ। जब मैं न्यूट्रिशन के काम में था ना, तो मेरे को अक्सर ना मेरे दोस्त होते थे या रिश्तेदार हुआ करते थे, वो अप्रोच करते थे, अप्रोच नहीं करते थे। मैं उनसे मिला, वो मेरे से कह रहे हैं, उन्होंने मेरे को देखा, देखते ही बोले कि यार ऋषभ यार बहुत मोटा हो रहा हूँ, कुछ बता यार। 100 में से 99 लोग जो ऐसे पूछ रहे हैं ना मेरे से कि मैं उनसे मिला रैंडमली हूँ, और वो मुझसे पूछ रहे हैं, वो कुछ नहीं करते, चाहे मैं कुछ भी दे दूं उन्हें। मतलब एक प्लान जो मैं आउटसोर्स करता हूँ, इंडिया के बाहर आउटसोर्स करता था, तो मैं फिटनेस में मोस्टली था, न्यूट्रिशन में था, अब तो खैर काफी कम हो गया है। तो उस टाइम पे जब मैं आउटसोर्स करता था, तो वो प्लान्स 15-20 हज़ार रुपए के बाहर जाते थे। मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ। 100 में से 99 लोग नहीं करते थे। अगर वो मेरे से रैंडमली मिले और मेरे से फिर एडवाइसेस मांग रहे हैं, एक बंदा होता है जो घूम फिर के ढूंढ ढांड के मेरे पास आ रहा है, 50 जगह से नंबर मांग रखा है, नंबर नहीं मिल रहा, फिर उसने मेहनत करी, मिल गया, वो कर रहा है। वो उसका जो रेशियो है ना, वो एक बंदा फॉलो करेगा, मेरे को श्योर है, 100% श्योर है, क्योंकि वो मेहनत करके आया है। वही चीज मैं मानता हूँ कि अब यूट्यूब हो, कोई भी सोशल मीडिया हो, अगर आपको रियलिटी में कोई चीजों को जानने का शौक है ना, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपके स्क्रीन पे कोई चीज पॉप करी और आपने चलानी शुरू कर दी, भाई सीख गए। ये नहीं होता है। आपको कुछ सीखना है तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आप सर्च करो ना उसके बारे में, आप खुद बुक्स पढ़ो, आपको रिसर्च करो, जो करना वो करो। ये नहीं होना चाहिए पॉप करी और आपने शुरू कर दिया। वो तो फिर आपका एक इग्नोरेंट माइंडसेट है, जिसमें आप सोच रहे हो कि आप बहुत नॉलेजेबल होते जा रहे हो, लेकिन हो ही रहे हो। आपने ठीक बात कही है कि एक दर्शक को भी मैच्योर होना पड़ेगा। मैंने पिछले वीडियो में ये चर्चा की कि क्रिएटर मैच्योर हो रहे हैं धीरे धीरे, चाहे वो इंस्टाग्राम के हों, चाहे यूट्यूब के हों, लेकिन दर्शक को वही चाहिए जो 2016 में वो बोल रहा था। दर्शक को, जैसे मुझे बार बार कहा जाता है कि आप बदल गए, अब उनकी परिभाषा में इस तरह से बदल गया कि मैं 2017 में जो बात कहता था वो अब मैं नहीं कहता हूँ। आप वैसे बदले क्या कहते थे आप? मतलब भाई तू लेफ्टिस्ट था, तो कांग्रेसी था, अब तू तथाकथित रूप से राइट विंग के पक्ष में क्यों बोलता है? आपने वही फेस करा जो लगभग लोग करते हैं, जो सीखते हैं, अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, वो फेस करते ही हैं लगभग। हमारी सोसाइटी की एक सच भी है कि जो राइट विंग की ऑडियंस है ना, वो इतना ज्यादा डेस्परेट नहीं है। अगर आप ये बोलते हो ना कि बीजेपी अच्छी नहीं है, बीजेपी ने वहां कर दिया, तो राइट विंग आपको जाके थप्पड़ नहीं मारेगी, आपको गालियां नहीं देगी। बहुत मतलब ऑडियंस थोड़ी सी सॉफ्ट है। लेफ्ट में ऑडियंस बहुत ही वो जाति बाहर कर देते हैं, मतलब बहुत डेस्परेट है। वो जो पानी का रोटी का रिश्ता होता है वो खत्म। हाँ, अब हमारे सर्कल से तो बाहर। लेकिन बात वो नहीं है कि कोई बात गलत कही है, तर्क पे बात नहीं होगी, लेकिन मैं वो दर्शकों पे छोड़ता हूँ कि आप अपने आप को सीखिए। क्या आप वैसे ही हैं जैसे 2017 में थे, 2016 में थे? जब आप बदले हैं तो वो भी सामने व्यक्ति ही है ना। कुछ लोग उस परिपाटी को लगातार आगे लेके जा रहे हैं। मेरा वही सवाल है। आपको बीजेपी सपोर्टर बोल दिया जाता होगा। हाँ, अब बोला जा रहा है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण ये है कि क्यों बोला जा रहा है। एक वीडियो, एक स्टेटमेंट, एक पोस्ट दिखाइए जहां पर मैंने पक्ष लिया हो, गलत बात का पक्ष लिया हो। लेकिन वही है कि वो जो आइडियोलॉजी है दूसरी लेफ्टिस्ट, उसके जो क्रिएटर्स हैं, अब मैं उसके ही है नहीं है, वो एक सामान्य धारणा के अनुसार मैं कह रहा हूँ, उनके पास करोड़ों व्यूज हैं, करोड़ों सब्सक्राइबर्स हैं। जो प्रो इंडिया है, जिनको तथाकथित राइट विंग के कहा जाता है, उनकी जो रीच है वो बहुत, एंगेजमेंट बहुत कम है। आपने मोटा मोटी देखा होगा। इसके पीछे आपने क्या कारण सोचा है? कि आपको लगता है कि नहीं, इसके पीछे कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बेसिक सी बात है, बहुत बेसिक। मैं सिंपल आपसे बोलता हूँ, आप अगर ऑस्ट्रेलिया जाते हो, आपको कुछ वहाँ पे इंडियंस मिलते हैं, तो आप लोग रूम साथ में लोगे कि नहीं लोगे? आप लोगे ना रूम साथ में, आप साथ में रहना पसंद करोगे। इंडियंस इंडिया के बाहर यूनाइटेड रहते हैं, ऐसे ही यहाँ पे है। यहाँ पे जो लेफ्ट के इकोसिस्टम है वो इतना डेस्परेट है सिर्फ मोदी को हराने के लिए कि आप बस उनकी तरफ बोलो और आपके व्यू बढ़ना शुरू हो जाएंगे। एक इकोसिस्टम बना हुआ है कि वो इतने डेस्परेट हो चुके हैं कि आप कुछ भी, उनकी तरफ कोई भी आता है वो पॉपुलर होना शुरू हो जाता है। आप सिर्फ मोदी को उल्टा सीधा बोलो, आप फेमस हो जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आप सिर्फ बोलो, बोल के देखो। तो इतना कायरता का काम मैं तो नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते। नहीं, ऐसे थोड़ी ना सब्सक्राइबर व्यूअर्स चाहिए हमें। और खैर मैं बहुत फिल्टर्स नहीं लगाता हूँ, पर कुछ वर्ग भी ऐसे हैं जो बहुत डेस्परेट हैं चीजों को लेके, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता लॉजिक से, फैक्ट से, कोई फर्क नहीं है उनको। जैसे अभी आप ना
50 वीडियो देख लोगे जिसमें ध्रुव राठी के मिस्टेक्स और मैनिपुलेशन के साथ सीधे सीधे प्रूफ दिए गए होंगे, लेकिन उससे ध्रुव राठी की ना ऑडियंस कम होगी ना व्यूज। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जो उसके बहुत सारा एक लार्ज चंक ऑफ व्यूज और सब्सक्राइबर्स हैं, वो उसके सब्सक्राइबर्स इसलिए नहीं है क्योंकि ध्रुव राठी लॉजिक दे रहा है, वो इसलिए है क्योंकि वो मोदी के अगेंस्ट बोलता है। बात खत्म। उसके आगे ना मैनिपुलेशन ना फैक्ट, कुछ नहीं चाहिए उनको। तो आप क्या बिगाड़ लोगे उन लोगों का? और ये डेस्परेशन ही उनकी हार का कारण है। जब तक आप डेस्परेशन से बाहर निकल के कुछ लॉजिकल बातें नहीं करोगे या आप पैमाने पे तोलोगे नहीं चीजों को, जो बाकी की क्राउड है वो अपना वोट नहीं चेंज करने वाली है। ये लोग अभी बीजेपी इस साल भी 2024 में हारने नहीं वाली है, सभी को पता है। अभी तो ये भी बात हो रही है कि 400 पार की, 370 की, 350 सारे केसेस में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी रही है। तो वो हार क्यों नहीं पा रही है? क्योंकि आप लोगों ने एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर बना लिया है जो इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है, उसकी डेस्परेशन इतनी स्ट्रॉन्ग कर दी है कि बाकी सारे लोग मजबूर हो चुके हैं यूनिफाई होने के लिए। अब 10 लोग यूनिफाई हुए पड़े हैं, 90 नहीं यूनिफाइड है, लेकिन उन 90 लोगों को आप फोर्स कर रहे हो। तो लेकिन वो 90 जो है ना, उनको फर्क नहीं पड़ता। वो 90 हैं, बीजेपी जीत रही है, ऑलरेडी पावर में है, उन्हें यूनाइटेड होने की जरूरत नहीं है। कभी जब सिनेरियो चेंज होगा तो ये यूनाइटेड हो जाएंगे। इसमें बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है। लेकिन इस तरफ के क्रिएटर, उनको ऐसा क्या करना चाहिए? कहाँ आपको लूप हो लग रहा है कि इनकी रीच की कमी की वजह से ये है, या फिर ऑडियंस ही उनके पास नहीं है? कभी सोचा है इस बारे में? इसके बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं। एक चीज तो ये कि जो राइट विंग है उसकी मार्केटिंग खुद बीजेपी खुद ही कर देती है। और अगर उन्होंने कोई स्कीम लेके आए, उसका प्रमोशन वो खुद ही कर देते हैं, खुली किताब कर देते हैं उसको। और पिछले जो भी मुद्दे हैं उनके खुद के पॉलिटिशियंस कूद के बोलते हैं डिबेट्स वगैरह में। तो जब सारा कुछ वो बता ही देते हैं तो छुपाने के लिए बचा क्या? लेकिन लेफ्ट इकोसिस्टम में क्या है, उनको चाहिए कि कुछ जो बीजेपी है या उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके कुछ वीक लिंक उठा के लाएं, कुछ गलतियां उठा के लाएं। वो काम करते हैं इसलिए व्यूज आते हैं, वो यूनिक चीज करते हैं। यहाँ पे यूनिक का कुछ ज्यादा खास बचता नहीं है। अभी आप मुद्दा क्या लोगे? राम मंदिर मुद्दा था, सबको पता है उसके बारे में। अगर आप उसकी सिर्फ तारीफ करने के लिए उन लोगों की आप वीडियो क्रिएट करोगे, आपके व्यूज नहीं आएंगे क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। लेकिन अगर आप उसकी उल्टा बोलने के लिए काम करोगे तो कंपटीशन नहीं है आपके पास। आपको लगता है कि 2014 के बाद में जो राजनीतिक रूप से लोग जागृत हुए हैं, हर मुद्दे पर अपनी राय दे रहे हैं, बहस कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, शायद हम तो देखिए बहुत छोटे हैं, हमारे बड़े बूढ़े ही बताएंगे कि पहले क्या इतना माहौल था पॉलिटिकली। इसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं। एक तो 24 के बाद में मोदी जी का उभार, उन्होंने जनसामान्य के बीच में रख दिए इस बात को। एक सोशल मीडिया। इस पूरी इस नाराजगी के पीछे, इस बहस के पीछे, इस मोटिवेशन के पीछे आपको कारण क्या लगते हैं? नाराजगी किस चीज की? मतलब लोग आपस में, मतलब विचारधाराओं की लड़ाई थोड़ी तीव्र हुई है। अब पॉलिटिकल रूप से लोग मोटिवेट, एक विचारधारा 70 साल तक रूल करके गई है, दूसरी विचारधारा ने उसको अभी काउंटर करा है। प्रॉब्लम तो होनी है। उससे पहले 70 साल तक तो एक ही विचारधारा चल रही थी, तो प्रॉब्लम होनी नहीं थी। ये 2 विचारधारा टकराई हैं और अब दूसरी विचारधारा है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो प्रिवेल करने की कोशिश कर रही है। तो 70 साल जो रही है वो ऑब्जेक्शन तो करेगी और वो हो रहा है। लेकिन आपको सोशल मीडिया का भी असर ज़्यादा लगता होगा, क्योंकि लगभग लोगों को अपनी राय देने का मंच मिल गया है। तो ये तो मेरे को लगता है कि उल्टा दूसरी आइडियोलॉजी को, लेफ्ट की आइडियोलॉजी को ये सोचना चाहिए कि भाई सोशल मीडिया आया, सभी के पास फ्रीडम आ गई, सभी को बोलने का हक है, और फिर आप हार रहे हो तो मतलब आप गलत थे। लेकिन अब इन्हीं दिनों सरकार ने नई अधिसूचना जारी की है। 19 में कानून बना दिया था, CAA NRC को लेकर बहस है, उस पर आपकी क्या राय है? आपने कितना समझा है उसको? मेरे लिए तो मैं तो टोटली सपोर्ट करता हूँ, मेरा कोई उल्टी राय नहीं होगी, क्योंकि बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि हमने बहुत कुछ देख लिया ऑलरेडी। जो बाकी हिंदूज हैं, जो बाकी के रिलीजन्स हैं, जो बाहर माइनॉरिटी है ना, उनके साथ जस्टिस नहीं हुआ है। उनके दुख को ना लोगों ने कभी फील ही नहीं किया, कर भी नहीं सकते कभी लोग, लेकिन उसको इग्नोर नहीं कर सकते हम। कितना दर्द तो झेला है ऑलरेडी उन्होंने। सिर्फ हमने 2 कंट्रीज का डिवीजन कर दिया, उनके बारे में किसी ने सोचा? उनके बारे में किसी ने कुछ सोचा ही नहीं। अब उनको थोड़ा जस्टिस मिल रहा है तो वो क्यों ना मिले? आपके पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होंगे तब तो आप बात करो ना। किसी के साथ इनजस्टिस होने को बचने तो दो।
अगर किसी के साथ इनजस्टिस होगा तब हम यहीं घर बैठे मिलेंगे, यहीं बोलते मिलेंगे और रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट ही बोलते हुए मिलेंगे, लेकिन कुछ हुआ है नहीं। और बात रही प्रोटेस्ट्स की, तो मेरे को आप सिर्फ एक ऐसा पॉलिसी या रूल बता दो जिसके अगेंस्ट इन्होंने प्रोटेस्ट ना करे हो जब से गवर्नमेंट आई है। तो मेरा तो प्रोटेस्ट से भी भरोसा धीरे धीरे उठता जा रहा है। आप जो वीडियोस के लिए रिसर्च करते हैं अपनी वीडियोस के लिए, क्या तरीका अपनाते हैं? आपकी टीम है, आपके सहयोगी हैं, या फिर? एक्चुअल में ना मैं रिसर्च में टीम को रखना बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करता। मैं प्रेफर करता हूँ कि आप एडिटिंग करवा लो टीम से, मैं मतलब एडिटिंग करवा लूँ टीम से, अगर कोई ब्रांड आती है उससे डिस्कशन कर ले, और बहुत सारे जो भी बैक एंड के काम होते हैं वो सारे कर लो, लेकिन रिसर्च मैं ही करूँगा, क्योंकि जनता ने तो जनता या फिर जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो मेरे चेहरे देख के, मेरी शक्ल देख के विश्वास करते हैं। मैं किसी और से रिसर्च कैसे करवा लूँ? वो इतना क्वालिफाइड है, और अगर क्वालिफाइड है तो अपना खुद का चैनल बना ले, इसमें कोई सुपीरियर इन्फीरियर की बात है ही नहीं ना, आप अपना चैनल बना लो ना भाई। तो मेरे को लगता है कि रिसर्च तो सिर्फ मेरी ही होनी चाहिए। और क्या करना है आपको 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स का, 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स का, ये तो सब नंबर्स है ना। आप अपनी रिसर्च को स्ट्रॉन्ग रखो, पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग रखो। बाकी मैं रिसर्च खुद ही करता हूँ, करने का कुछ तरीके हैं, जैसे लेफ्ट राइट दो ही इकोसिस्टम है मोस्टली, दोनों के न्यूज़पेपर्स जो थोड़े से होते हैं ना कि इंक्लाइंड होते हैं, दोनों को पढ़ लो, आपको वहीं से कंक्लूजन समझ में आना शुरू हो जाएगा। दूसरा बुक्स और फिर कुछ गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स भी पढ़ लो। उसके बाद ग्राउंड रियलिटी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सारा का सारा जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स हैं, सब के सब झूठ हो जाते हैं और ग्राउंड रियलिटी बहुत डिफरेंट होती है। यही तो दिक्कत है ना ध्रुव राठी की भी। उसने जैसे मेरे पास, मैंने उस पर स्टार्टिंग की जब क्लिप बनाई थी ना, तो उसने मेरे को ऐसा क्रिटिसाइज करते हुए बोला था, मैंने ये बोला था कि जब तू मुस्लिम एरिया में नहीं रहता तो तू कमेंट करने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाता है। और ये मैं आज भी उस पॉइंट के लिए खड़ा होता हूँ, क्योंकि जैसे आप मेरठ के कुछ एरियाज में जाओगे, आप यूपी के अंदर घुसोगे ना, वहां पे भी आपको पलायन के इतने स्टोरीज मिलेंगे जहाँ पे 2-4 घर हिंदुओं के थे, बाकी घर मुस्लिम्स के थे या किसी मुस्लिम्स के थे, और कोई रिलीजन बचता नहीं है। वहां पे हिंदुओं की जो सिचुएशन है ना, आप फील ही नहीं कर सकते यार। आप क्या गवर्नमेंट रिकॉर्ड उठा के देख रहे हो? आपको पता ही नहीं है यार, किसी फैमिली में कोई लड़की होगी, उसको कितना टॉर्चर फील करना पड़ता है। वो ट्यूशन जा रही है, वापस आ रही है, उसको टॉर्चर फील करना पड़ता है। उसको 24 घंटे ये डर रहता है कि उसके छत पे से कोई ना आ जाए, वो कहाँ सोए। ये कौन से गवर्नमेंट रिकॉर्ड में? ये नहीं हो सकता गवर्नमेंट रिकॉर्ड में। इसलिए मैं कह रहा था कि मैं एक यूपी में पला बड़ा हूँ, ऐसे एरिया में जहाँ पे 50% हिंदू होंगे, शायद 50% मुस्लिम्स होंगे। मैं किसी रिलीजन को ऐसा नहीं बोल रहा कि कोई गलत है, लेकिन आप तभी फील कर पाते हो जब आप वहां रहते हो, ठीक है। और मैं उस एरिया में रहा हूँ जहाँ पे 50% हिंदू 50% मुस्लिम्स हैं। मैं उस एरिया में भी रहा हूँ, हरियाणा के एरियाज में भी रहा हूँ, गुड़गांव में बहुत टाइम रहा हूँ, राजस्थान में भी कोटा रहा हूँ, सब जगह रहा हूँ मैं। और लिटरली मैं अपनी बात से बहुत क्लियर कट बोल रहा हूँ, जिन लोगों के यहाँ 99% 95% हिंदू पॉपुलेशन रहती है ना, उनको घंटा कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता उन्हें। कितनी मर्जी अखबार खंगोल लो, कितनी मर्जी बुक्स पढ़ लो, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स पढ़ लो, तुम्हें कुछ नहीं पता। मैं यही बोलता हूँ, यही बोलता रहूँगा। और इसीलिए मेरे को ध्रुव राठी से उस टाइम इरिटेशन सी हो गई, बहुत गंदी वाली इरिटेशन, क्योंकि आपको जब किसी के दर्द की तकलीफ का अंदाजा नहीं है ना, और फिर आप अपनी कमेंट्स बोल रहे हो, दिखा रहे हो, दुनिया भर को सुना रहे हो, तो बात सिर्फ यूट्यूब की व्यूअर्स के सब्सक्राइबर्स की नहीं है, फिर पर्सनल एक तरीके से वो हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट्स। बहुत ही गंदा लगता है। मतलब मैं पर्सनली भी उसको, ये अगर यहाँ बैठा होता तो मैं यही बोलता, भाई तू कितना बड़ा दोगला है, तुझे पता को तू सिर्फ व्यूअर्स के लिए कुछ भी बोलने को तैयार है। ध्रुव राठी एज ए क्रिएटर आपको कैसे लगते हैं? नॉट गुड फॉर द कंट्री। लेकिन सिंपल एज दैट। उनकी नियमितता, लगातार वीडियोस बनाने का तरीका, उनका डिसिप्लिन है, वो ये कह रहे हो हाँ, आप? वो तो हिटलर भी था, उससे क्या होता है? मैं हिटलर को खैर कंपेयर नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी, बहुत ये गलत मैसेज ना जाए कि मैं कंपेयर कर रहा हूँ, लेकिन डिसिप्लिन तो हिटलर भी था, उससे क्या होता है? उससे कुछ नहीं होता। मानसिकता की भी तो बात होती है ना। आपको लोगों के पेन से ज़्यादा आपको अपने व्यूज़ की पड़ी है। मैं खुद पहले भी बोल चुका हूँ, मैं बीजेपी को वोट करता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं किसी के भी पेन को हटने नहीं दे सकता। जैसे अगर कोई मॉब लिंचिंग का इंसिडेंट हुआ है और बाद में अगर आपको पता चलता है कि जो नॉनवेज उसके हाथ में था वो सिर्फ चिकन था या मटन था, तो मैं उसको
क्लियर कट बोलूँगा। मैंने वीडियोस भी क्रिएट करी हैं जहाँ पे मैंने ये बोला है कि आप लोग जैसे कभी कभी कहाँ पे कहीं भी क्या होता है, नवरात्रि होती है तो दुकानें तोड़ी जाती है, कई बार हुआ ये इंसिडेंट। अब उसी के पास में एक मॉल होगा जहाँ पे बिरयानी बिक रही होगी, लेकिन वहाँ कोई नहीं पहुंचेगा। तो भाई या तो दोनों तोड़ो या कोई मत तोड़ो। आप सिर्फ गरीब को क्यों परेशान कर रहे हो? मैं बोला हूँ इन बातों पे भी। अब होने को तो राइट विंग वाले मेरे को यहाँ उल्टा बोलना शुरू कर देंगे। तो यही तो दिक्कत है ना ध्रुव राठी की, वो सिर्फ वन साइडेड है। उसके मुंह से संदेश खली के बारे में एक चूं तक नहीं निकलती, सिर्फ मणिपुर 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 करता रहता है। ये जो भी मणिपुर पे बोलते हैं ना, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा रन करते हैं। मणिपुर के बारे में अमित शाह खड़े होकर संसद में सारे सवालों के जवाब दिए हैं और विपक्ष ने वॉकआउट किया है। वो नहीं सुनेंगे इनको नहीं। मैं आपको बता तो रहा हूँ, आप जैसे ही थोड़े से राइट विंग की तरफ की बातें करने शुरू होगे, आपको गालियां पड़नी शुरू हो जाएंगी। ये बहुत हर्ट हो जाते हैं चीजों को लेके। मणिपुर पे आप कौन सी बहस कर रहे हो? आप बीजेपी को घेरने का काम कर रहे हो। वो कर सकते हो कि बीजेपी का फेलियर था, लेकिन नियत का फेलियर नहीं था। ये बेसिक सबको पता है, नियत का फेलियर नहीं था। उनको मणिपुर से 50 लोकसभा सीट नहीं मिलती, इतना कोई इंटरेस्ट नहीं है उनको। बस प्रॉब्लम ये है कि उनके हाथ में सॉल्यूशन भी तो नहीं है ना। आप अगर दो भाइयों में लड़ाई हो रही है, आप कितनी सॉल्यूशन निकाल दोगे आप? और कहते हैं आर्मी खड़ी करी नहीं, ये करी नहीं। आर्मी कैसे खड़ी कर दोगे यार? आर्मी खड़ी करने के बाद कश्मीर में की थी तो आपका क्या स्टैंड था? आर्मी इज नॉट अ सॉल्यूशन। नहीं, कश्मीर में आर्मी खड़ी थी तब भी दिक्कत थी, तब भी पथरी थी पेट। हाँ वही मेरे को तभी, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मैं लेफ्ट का नहीं हो सकता। ये दोगलापंथी मेरे से नहीं हो सकता। लेकिन आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है? चलो ध्रुव राठी की बात नहीं करते हैं, आप जिस भी फील्ड में आप बताना चाहें, आप उसको सुनना पसंद करते हैं। नहीं, जैसे चलो पॉलिटिकल मान लीजिए आप। पॉलिटिकल तो यार नीतीश राजपूत एज ऑफ नाउ, मैं उसे ही प्रेफर करूंगा एज ऑफ नाउ। हाँ, क्या खूबियां हैं नीतीश में? नीतीश मेरे अच्छे मित्र हैं। नॉट बायस्ड, प्रॉपर रिसर्च, और एक और चीज जो मेरे को बहुत तगड़ी लगती है, अब मुझे अंदर से नहीं पता कि वो कैसे होता है क्या नहीं होता, लेकिन जैसे नीतीश राजपूत की वीडियोस आती है ना, तो कभी कभी महीना लग जाता है, 2 वीक्स लग जाते हैं, 1 वीक लग जाता है, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक। इसका मतलब वो बंदा खुद रिसर्च कर रहा है, और खुद भी नहीं कर रहा होगा तो एक एक चीज पढ़ के ही कर रहा है, कम से कम आत्मसात कर रहे हैं। हाँ। यानी मेरी जब नीतीश से बात होती है तो वो रिसर्च मुझे लगता है कि वो खुद ही करते हैं। हाँ। और मैंने बहुत शिकायतें की उनसे कि आप क्या कर रहे हैं, आपके जो सामने हैं, आपके जो प्रतिद्वंद्वी है कथित रूप से कहें तो, वो महीने में 6 से 7 वीडियो डालते हैं, आप एक ही लेके आ रहे हैं। थोड़ी जल्दबाजी कीजिए, थोड़ी कम से कम 2 तो डालिए। तो वो कहते हैं शाह भाई मैं ज़रूर कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नहीं बन पा रही, क्योंकि मैं जब एक वीडियो बनाऊंगा उसमें लूप होल छोड़ूंगा नहीं। और जब उतनी मेहनत करेंगे तो एक डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे, क्योंकि उनका ख्वाब डॉक्यूमेंट्री का है, तो डॉक्यूमेंट्री में तो इतना टाइम लगता ही है, और उनकी वीडियो डॉक्यूमेंट्री। अगर नीतीश राजपूत ये वीडियो देखे तो मैं भाई सीधे सीधे मैसेज आपको देता हूँ, आप जो कर रहे हो बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हो। रीजन बीइंग के आज जो न्यूज चैनल्स की हालत है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि उन्होंने कंटेंट को ओवरफ्लो कर दिया है। उनके पास बोलने को कुछ नहीं होता, एक न्यूज होती है, सिर्फ एक न्यूज कि फलाना जगह से फलाना बंदा इलेक्शन लड़ रहा है, यहाँ से बीजेपी को टिकट मिल गया। भाई यार आधे घंटे तक वही बोलते रहते हैं। कल परसों वो मोदी जी संदेश देने वाली है राष्ट्र के नाम, तो चित्रा त्रिपाठी जी हैं आज तक पे, वो उनको कम से कम 1.5 घंटे लाइव रहना पड़ा इस बात को कहते रहने के लिए कि वो आएंगे, लेकिन नहीं आए। पता नहीं वो क्यों नहीं आए, लेकिन 1.5 घंटा उन्होंने जाया किया। मैं उनके प्रति सहानुभूति रखता हूँ कि उनको वो काम है उनका, क्या करें, एंकर का काम यही है। तो वो टेलीविज़न की अपनी दिक्कतें हैं। जैसे भाई कल परसों मैंने अपना स्क्रीन टाइम चेक किया कि मैं फ़ोन पे कितनी देर रहता हूँ, तो वो जो टाइम आया वो बहुत ज़्यादा था। मैं आप खुद अचंभित रह गया कि मैं इतना टाइम स्क्रीन पे जाया कर रहा हूँ। कितना आया मैं बताऊँगा नहीं, क्योंकि फिर लोग मेरे प्रति राय बनाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा आया। मैं आपको बाद में बता दूंगा। मोटा मोटी ये समस्या मेरी नहीं है, क्योंकि मेरा तो काम है तो मेरा ज़्यादा आएगा ही, क्योंकि रिसर्च वगैरह सारा मुझे फ़ोन पे ही करना पड़ता है, चाहे लैपटॉप पे करना हो, चाहे एडिट करना हो, चाहे कुछ भी करना हो, सारी चीज़ें ही चलती है। निश्चित रूप से जो यह काम करते भी नहीं है उन लोगों की भी यही स्थिति है, सारे दिन फ़ोन में है। तो इस एडिक्शन से आप किस तरह से राय देंगे कि बाहर निकला जा सकता है, या फिर आपकी भी कहानी वैसी है? नहीं, मेरी कहानी थोड़ी डिफरेंट है। मैं तो आदत अपनी डाल चुका हूँ कि मैं फ़ोन में वो सारी चीज़ें रखता ही नहीं हूँ जो फालतू के टाइम वेस्ट करती हैं या अननेसेसरीली करती हैं। टाइम बनाया हुआ है मैंने, अगर मेरे को फ़न करना है, मेरे को मीम्स देखने हैं, मैं वो देख लूँगा। थोड़ा सा बैलेंस हो गया है मेरी लाइफ का। तो वैसे स्क्रीन टाइम को लेके मेरा यही है कि आप डिपेंड इस बात पे करता है आप कर क्या रहे हो स्क्रीन टाइम में। कई लोगों को आदत होती है कि वो बुक भी
फ़ोन में ही पढ़ रहे हैं। जैसे मैं किंडल खोलता हूँ, बुक्स मैं फ़ोन में ही पढ़ता हूँ। मैं बुक्स को हार्ड कॉपी में नहीं पढ़ पाता, मेरे को आदत लग गई है। तो अगर उसकी वजह से आपका स्क्रीन टाइम में 1 घंटे का फ़र्क पड़ता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं हाँ, है। वो तो एक प्रोडक्टिविटी ही है हाँ, एक तरीके से। कई बार लोग होते हैं कि रिसर्च ही उसमें करते हैं, मैं रिसर्च ही फ़ोन में करता हूँ, ये लैपटॉप में करता हूँ, तो मेरा तो स्क्रीन टाइम ऊपर जाना ही जाना है। तो इसे ना चीज़ों को डिटेल में चेक करके देखा जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और आने वाला ऐसे कोई रील ही स्क्रॉल करता जा रहा है, वो तो फिर साइंटिफिकली बहुत रॉन्ग हो जाता है, बहुत गलत हो जाता है। एक टर्म होती है कॉग्निटिव बैंडविड्थ। हमारा जो दिमाग होता है ना, वो एक टाइम पे कुछ लिमिटेड चीज़ें ही कर सकता है, बहुत ही लिमिटेड चीज़ें कर सकता है। और अगर वो कॉग्निटिव बैंडविड्थ फिल कर गई तो फिर आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनका अगर एक्सीडेंट हो जाए या कुछ नर्वस मोमेंट आ जाए तो उनसे डिसीजन नहीं लिए जाते, क्योंकि उनके दिमाग में कॉग्निटिव बैंडविड्थ एकदम फिल आउट हो जाती है और अब उनके पास डिसीजन लेने के लिए दिमाग की कैपेसिटी नहीं बची। तो आप लोग नर्वस हमेशा हमें क्यों बोला जाता है कि आप काम रहो, शांत रहो, क्योंकि जितना ज़्यादा दिमाग में थॉट प्रोसेस चलेंगे, उतनी बातें चलेंगी, उतना कॉग्निटिव बैंडविड्थ फिल होती रहेगी। तो आप जितने काम रहते हो, आपकी वो कॉग्निटिव बैंडविड्थ खाली रहती है, तो आप डिसीजन हमेशा अच्छे ले पाते हो। पहले हमारे यहाँ एक कहावत भी होती थी कि चल सुबह देखेंगे, अब सुबह बात करेंगे, इस पर रात बहुत हो गई। वो ना हमारे पहले की कहावत कुछ ना कुछ साइंटिफिकली सही बैठ जाती है, क्योंकि रात तक आपकी कॉग्निटिव बैंडविड्थ फुल हो चुकी है, अब आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर बहुत तगड़ी नहीं है, सुबह बात करेंगे। वो सारी चीज़ें होती थी। तो स्क्रीन टाइम का भी वही सिनेरियो है कि सुबह उठ के ये स्क्रॉल वगैरह करने से आपका नुकसान हो रहा है। इसका जो पता है वो हफ्ते भर में, दिन में नहीं चलता, सालों बाद चलता है। जब 20 साल निकल जाए, 15 साल निकल जाए, तो आपको पता चलता है कि वो इंसान जो फालतू की चीज़ में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा था, वो कहीं और पहुंच चुका है। वो सिनेरियो बन जाता है। अच्छा भाई, बहुत अच्छी चर्चा हुई हमारी, और आपने इतना बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप अपने कार्य में आगे बढ़ें, यही शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।